Good morning, students. Welcome to part 2 of lecture 4. In part 1, we had studied the process involved in lime soda process और इस वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि लाइम सोडा प्रोसेस में कौन कौन से रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं। तो मैं बहुत क्विकली एक बार आपको जो पार्ट 1 में जो हमने पढ़ा था वो स्लाइड्स आपको दिखा देती हूँ। तो ये सॉफ्टनिंग प्रोसेस हमने पढ़ा था कि लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडा Na2CO3 होता है और ये हार्डनेस कॉजिंग इम्प्योरिटीज से रिएक्ट करके CaCO3 और MgOH होल ट्वाइस बनाते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ कोल्ड और हॉट इंटरमिटेंट लाइम सोडा प्रोसेस। देन वी हैड स्टडीड कोल्ड कंटिन्यूस लाइम सोडा प्रोसेस। देन वी हैड स्टडीड हॉट कंटिन्यूस लाइम सोडा प्रोसेस और हमने पढ़ा था कि लाइम सोडा प्रोसेस के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। I told you again and again that in this process we are adding calculated quantity of lime and soda. So what we have to do, we have to calculate how much lime and how much soda is required, because if we add extra lime and extra soda then it leads to boiler problems due to hard water, जिसमें कि हमने एक कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट पढ़ी है, बॉयलर करोजन पढ़ा है। तो ये सब चीज़ें तब होती हैं जब आप लाइम सोडा ज़्यादा डाल देते हैं, तो उससे भी बॉयलर प्रॉब्लम्स होती हैं। अब हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट द कैलकुलेशन मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगी और उसके बाद ही हम आगे पढ़ेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट समझने से आपके लिए आगे का समझना आसान हो जाएगा। सी व्हाट हैपन्स इज़ दैट द केमिकल reactions take place in the ratio take place in ratio of chemical equivalents. So what does this means? This means that when you are like for instance we have a reaction where calcium bicarbonate reacts with calcium hydroxide to give you XYZ, something ABC, whatever, something is produced. तो अब जब हम पढ़ेंगे कि कितना कैल्शियम बाइकार्बोनेट कितने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम से रिएक्ट करता है, तो हम ये जो स्टडी करेंगे ये केमिकल इक्विवेलेंट्स के टर्म्स में करेंगे। नाउ ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज़ केमिकल इक्विवेलेंट। केमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट इट सॉल्ट का क्या होता है? इट इज़ मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर और वैलेंसी यू कैन से। लाइक कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट 162 है और यहाँ पे कैल्शियम पे जो चार्ज है +2 है और HCO3 पे माइनस है, लेकिन यहाँ 2 हैं तो यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज हो गए, तो वैलेंस फैक्टर 2 हो गया, तो इसका केमिकल इक्विवेलेंट 162/2 हो गया। ये हमने पढ़ा था जब हम हार्डनेस वाला सेकेंड लेक्चर हमने पढ़ा था, तो मैंने ये चीज़ें आपको समझाई थी। तो अब हम देखते हैं कि कितना कैल्शियम बाइकार्बोनेट कितने लाइम के साथ रिएक्ट करता है। ये जो इक्वेशन है यहाँ पे आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो गया m/2, यानी कि इसका कितना इक्विवेलेंट्स हो गया? ये एक मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहा है 2 इक्विवेलेंट्स। ठीक है, इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट भी m/2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 OH मॉलिक्यूल्स हैं। जो बेस होता है उसका इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी। एसिडिटी क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयंस। तो यहाँ पर OH नेगेटिव 2 हैं, तो ये m/2 हो गया। यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट रिप्रेजेंट्स 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट and 1 molecule of lime represents 2 equivalents of lime। यानी कि ये जो दो रिएक्ट कर रहे हैं इनका रिएक्शन रेशियो 1:1 है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो रिएक्शंस होते हैं वो हमेशा इन द रेशियो ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट्स होते हैं। ये चीज़ यदि आप ध्यान रखेंगे तो आगे आपको ये जो भी हैं इक्वेशंस समझना आसान हो जाएगा और जो कैलकुलेशंस हैं लाइम एंड सोडा की वो भी करना आपके लिए आसान हो जाएगा। नाउ आई विल स्टार्ट विद द चैप्टर
So I will start with the calculations of lime and soda, how you will calculate lime and soda. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे कि टेम्प्रेरी हार्डनेस के लिए निकालेंगे, फिर परमानेंट के लिए निकालेंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे. सो सी फर्स्ट यू हैव टेम्प्रेरी हार्डनेस. टेम्प्रेरी हार्डनेस, तो टेम्प्रेरी हार्डनेस किसके कारण होती है? एक तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है टेम्प्रेरी हार्डनेस, और एक मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है. तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट है. यहाँ पे सेकंड उसमें हम रिएक्शंस करेंगे, और थर्ड उसमें हम पढ़ेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, हाउ मच लाइम एंड हाउ मच सोडा इज़ रिक्वायर्ड. सो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, दिस इक्वेशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी. ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके इट गिव्स यू ट्वाइस CaCO3 प्लस ट्वाइस H2O. आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है. अब कैल्शियम कार्बोनेट जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा. अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वो 2 इक्विवेलेंट्स रिप्रेजेंट करता है एक मॉलिक्यूल. इसी तरह से ये लाइम भी है, ये 2 इक्विवेलेंट्स रिप्रेजेंट करता है. यानी कि 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज़ रिएक्टिंग विद 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ लाइम, या ये कह सकते हैं कि इनका जो रेशियो है दैट इज़ 1:1. सो व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ lime, how much lime is required to remove temporary hardness due to calcium bicarbonate? So we write it as L. ठीक है. जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसे L से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो Na2CO3 है सोडा उसे S से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है. ये तो हो गया टेम्प्रेरी हार्डनेस. अब हम आ जाते हैं टेम्प्रेरी हार्डनेस मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण. यदि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एक वाटर सैंपल में प्रेजेंट है, तो ये जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है ये भी लाइम से रिएक्ट करता है, और ये लाइम से रिएक्ट करके वंस अगेन इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट जो कि प्रेसिपिटेट है. इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी प्रेसिपिटेट बनाता है, स्लज बनाता है, और वाटर बनता है. तो ये जो दोनों प्रेसिपिटेट हैं ये सेपरेट आउट हो जाते हैं और हमें सॉफ्ट वाटर मिलता है. अब सवाल ये उठता है कि कितना मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को रिमूव करने के लिए कितना लाइम चाहिए. तो यहाँ पर भी आप देखिए इक्विवेलेंट वेट m/2 है, यानी कि ये जो एक मॉलिक्यूल है ये 2 इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इसी तरह से कैल्शियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्साइड का हमने देखा था कि एक मॉलिक्यूल 2 इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पर क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये कितने इक्विवेलेंट्स हो गया, 4 इक्विवेलेंट्स हो गया. यानी कि एक इक्विवेलेंट 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को रिमूव करने के लिए आपको 4 इक्विवेलेंट्स ऑफ लाइम चाहिए. तो रेशियो ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एंड लाइम कितना हो गया, 1:2. तो हमें कितना लाइम चाहिए यहाँ पे, दिस इज़ 2L. ठीक है. कैल्शियम बाइकार्बोनेट को रिमूव करने के लिए आपको L चाहिए, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को आपको रिमूव करने के लिए 2L चाहिए. तो टेम्प्रेरी हार्डनेस रिमूव हो गई. इससे एक चीज़ और क्लियर होती है कि जब भी आपको टेम्प्रेरी, यदि आपके वाटर सैंपल में खाली टेम्प्रेरी हार्डनेस है तो आपको सिर्फ लाइम ऐड करना है, आपको सोडा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, और आपकी सारी टेम्प्रेरी हार्डनेस रिमूव हो जाएगी. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट उस पर, दैट इज़ परमानेंट हार्डनेस. तो परमानेंट हार्डनेस हमारी कैसे रिमूव होगी. परमानेंट हार्डनेस हमने कैसे की है, इट इज़ ड्यू टू salts of calcium and magnesium, which salts like calcium chloride, magnesium chloride, magnesium sulfate and so on. तो let us see क्या क्या होता है. जैसे कैल्शियम के कारण यदि परमानेंट हार्डनेस है, कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, कैल्शियम नाइट्रेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. और कई बार क्वेश्चन में सिर्फ Ca2+ आयंस दिया हुआ होता है. यहाँ आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब भी न्यूमेरिकल में Ca2+ आयन दिया हुआ है, हालांकि Ca2+ आयन बाइकार्बोनेट के कारण भी हो सकता है, वो टेम्प्रेरी भी हो सकता है, लेकिन बाय कन्वेंशन
जब भी क्वेश्चन में Ca2+ आयन दिया है, यू हैव टू ट्रीट इट एज परमानेंट हार्डनेस. नाउ लेट अस सी हाउ दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस. तो सपोज आपके वाटर सैंपल में कैल्शियम क्लोराइड है, तो कैल्शियम क्लोराइड Na2CO3 से रिएक्ट करता है एंड इट विल गिव यू CaCO3 प्लस ट्वाइस NaCl. अब ये CaCO3 प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और हमारा पानी सॉफ्ट हो जाएगा. लेकिन आप यहाँ देखिए पानी में सोडियम सॉल्ट ऐड हो जाता है, लेकिन सोडियम सॉल्ट से हार्डनेस नहीं होता है, तो इट इज़ ओके. नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट टू रिमूव दिस. सी वंस अगेन ये इक्विवेलेंट वेट इसका कितना है, m/2, और इसका भी इक्विवेलेंट वेट m/2 है. यानी कि 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज रिएक्टिंग विथ 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडा टू गिव यू वट एवर. तो जो रेशो है वो 1:1 है. तो रिक्वायरमेंट हम यहाँ S लिखेंगे. तो जो परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस है वो सोडा से रिमूव होती है, जबकि टेम्प्रेरी कैल्शियम हार्डनेस लाइम से रिमूव होती है. अब यदि इसकी जगह कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट है वाटर सैंपल में, तो भी रिएक्शन सेम ही होगा. इट विल बी Na2CO3. तो इससे हमें वही CaCO3 मिल गया, प्रेसिपिटेट हो गया, और NaCl की जगह अब पानी में Na2SO4 ऐड हो जाएगा. ये ही रहेगा. इसी तरह से यदि कैल्शियम नाइट्रेट है वाटर सैंपल में, तो कैल्शियम नाइट्रेट भी Na2CO3 से रिएक्ट करेगा. यू विल गेट CaCO3 एंड यू विल गेट ट्वाइस NaNO3. तो ये वाला जो पार्ट है ये सेम रहता है, इसलिए यहाँ पर हमेशा सोडा आएगा. तो यदि ये आयनिक फॉर्म में है तो आयनिक फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं Na2CO3. दिस विल गिव यू CaCO3 प्लस ट्वाइस Na पॉजिटिव. सो यू कैन सी व्हेन यू आर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम, तो परमानेंट हार्डनेस तो रिमूव हो जाती है, लेकिन सोडियम सॉल्ट्स पानी में ऐड हो जाते हैं. तो ये लाइम सोडा प्रोसेस का एक ड्रॉबैक था जो हमने पढ़ा था कि उससे बहुत सारे सोडियम सॉल्ट्स पानी में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसके कारण बॉयलर करोजन होता है, कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट होता है एंड सो ऑन. तो कुल मिला के जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें यही ध्यान रखना है कि जब भी परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस है तो उसको रिमूव करने के लिए हमें सोडा चाहिए. अब हम आ जाते हैं परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस पे. तो वो मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण हो सकती है, मैग्नीशियम सल्फेट के कारण हो सकती है, और दूसरे मैग्नीशियम सॉल्ट्स के कारण हो सकती है. और वंस अगेन जब भी Mg+2 दिया है क्वेश्चन में, तो वो परमानेंट हार्डनेस होगी. अब मैग्नीशियम में क्या होता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल होता है, तो रिएक्शन हमेशा उसी डायरेक्शन में चलता है जिससे स्टेबल प्रोडक्ट बनता है. तो ये लाइम से रिएक्ट करेगा. It will form magnesium hydroxide which is a precipitate and it will form calcium chloride. तो यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है कि आपका मैग्नीशियम की हार्डनेस तो रिमूव हो गई, लेकिन कैल्शियम की हार्डनेस इंट्रोड्यूस हो गई. तो अब हमें तो कैल्शियम हार्डनेस भी रिमूव करनी है. तो ये जो कैल्शियम क्लोराइड है ये Na2CO3 से रिएक्ट करके it will form CaCO3 plus twice NaCl. तो परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, आप यहाँ पे देखिए 2 इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इज रिएक्टिंग विद 2 इक्विवेलेंट ऑफ लाइम. तो रेशो 1:1 हो गया, तो यहाँ पे L हो गया. और फाइनली हमें S की भी ज़रूरत पड़ती है. यानी कि यदि परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस आपको रिमूव करना है तो हमें L+S की ज़रूरत पड़ेगी. यदि मैग्नीशियम क्लोराइड की जगह क्वेश्चन में मैग्नीशियम वाटर सैंपल में मैग्नीशियम सल्फेट है तो सब कुछ सेम रहेगा, बस कैल्शियम क्लोराइड की जगह कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा. यदि मैग्नीशियम नाइट्रेट है फॉर इंस्टेंस, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट यदि होगा तो ये इक्वेशन सेम रहेगी, यहाँ पे आपका कैल्शियम नाइट्रेट बन जाएगा. ठीक है. इसी तरह से यदि मैग्नीशियम आयंस के फॉर्म में हम कर रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्शन होता है, सो यू विल गेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हम कैल्शियम आयंस लिखेंगे. अब ये कैल्शियम आयंस यहाँ पे रिएक्ट करेंगे और ये मतलब कुल मिला के यहाँ पर L+S ही आएगा, चाहे
वो मैग्नीशियम क्लोराइड हो, मैग्नीशियम सल्फेट हो, मैग्नीशियम आयंस हो या मैग्नीशियम नाइट्रेट हो। दैट मीन्स परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस रिमूव करने के लिए व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, L+S इज़ रिक्वायर्ड। नाउ अब हार्डनेस तो रिमूव हो गई, लेकिन पानी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हार्डनेस तो नहीं होती है, लेकिन वो लाइम और सोडा कंज्यूम करती हैं। तो जब आप लाइम और सोडा डाल रहे हैं तो आपको उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। लाइक फॉर इंस्टेंस कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड लाइम कंज्यूम करती है। यदि आपने सिर्फ ये ही कैलकुलेशन करके लाइम सोडा डाला तो कार्बन डाइऑक्साइड भी लाइम कंज्यूम कर लेगी, कोई और चीज़ प्रेजेंट है वो भी लाइम कंज्यूम कर लेगी, तो आपके पानी में लाइम और सोडा की क्वांटिटी कम रह जाएगी। तो यदि आपको पूरा अच्छे से पानी को सॉफ्ट करना है तो जो अदर सब्सटेंसेस हैं जिनके कारण हार्डनेस नहीं होती लेकिन जो लाइम सोडा कंज्यूम करते हैं वो भी हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। तो उन अदर सब्सटेंसेस में एक होते हैं बाइकार्बोनेट्स, जैसे कि NaHCO3। अब ये जो NaHCO3 है ये क्या होता है, NaHCO3 रिएक्ट करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, लाइम से, टू गिव यू CaCO3 प्लस H2O प्लस Na2CO3। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को रिमूव करने के लिए लाइम तो कंज्यूम हो रहा है और सोडा बन रहा है। नाउ लेट अस सी यहाँ क्या आना चाहिए रिक्वायरमेंट में। अब आप में से कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ तो 2 लिखा है, यहाँ 1 है, तो m/2 आना चाहिए, लेकिन मैं वापस बोल रही हूँ कि हमें इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करना है। सोडियम बाइकार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट होता है m/1, यानी कि एक मॉलिक्यूल एक इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर हो गया 2 इक्विवेलेंट्स। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट होता है m/2, तो एक मॉलिक्यूल 2 इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट करता है, तो ये रेशियो 1:1 हो गया। तो यहाँ जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ L। ठीक है, यहाँ L/2 नहीं आएगा, L आएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होता है, इसका m/2 होता है, तो ये भी 2 इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब लाइम तो कंज्यूम हो रहा है, सोडा बन रहा है, तो सोडा बन रहा है तो L-S हो जाएगा, क्योंकि जो सोडा बन रहा है वो हमें टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ सोडा में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब दूसरी चीज़ और प्रेजेंट होती है पानी में, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड भी लाइम कंज्यूम करता है, ये लाइम से रिएक्ट करेगा, दिस विल गिव यू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड लाइम को कंज्यूम करता है दैट इज़ ऑल्सो L। इसी तरह पानी में कई बार एसिड्स जैसे H2S भी कई बार पानी में प्रेजेंट रहता है, तो जो H2S है वो भी लाइम कंज्यूम करता है, और जो रिएक्शन होती है दैट इज़ CaS प्लस H2O, दिस विल प्रेसिपिटेट आउट, यहाँ भी कंजम्पशन L होगा। आप देखिए यहाँ पर भी इक्विवेलेंट वेट m/2 है, यहाँ पर भी m/2 है, तो ये रेशियो 1:1 हो गया, इसलिए यहाँ पर L आएगा। अब पानी में क्या होता है, फ्री एसिड्स भी प्रेजेंट रहते हैं। कई बार पानी में फ्री एसिड्स प्रेजेंट रहती हैं, लाइक यू हैव HCl इन वाटर, यू कैन हैव H2SO4 इन वाटर, यू कैन ऑल्सो हैव HNO3 इन वाटर, एंड समटाइम्स जब न्यूमेरिकल आता है तो वो खाली H पॉजिटिव भी लिख के देते हैं। तो लेट अस सी ये लाइम और सोडा से कैसे रिएक्ट करते हैं। सपोज़ पानी में HCl है, तो HCl क्या होगा, ये लाइम से रिएक्ट करेगा, दिस विल फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड प्लस ट्वाइस HCl। अब क्या हो रहा है कि ये कैल्शियम इंट्रोड्यूस हो गया यहाँ पर। अब ये कैल्शियम को रिमूव करने के लिए हमें Na2CO3 चाहिए, और ये हमें देगा CaCO3 प्लस ट्वाइस NaCl। आई एम सॉरी, हियर इट शुड बी H2O। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें क्या लिखना है। यहाँ पर भी आप देखिए, एकदम से आप देखते हैं तो ये रेशो 1:2 लगता है, लेकिन अब हम इक्विवेलेंट के टर्म में बात कर लेते हैं। HCl का इक्विवेलेंट वेट होता है m/1, तो ये एक मॉलिक्यूल एक इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ 2 लिखा हुआ है तो ये हो गया 2 इक्विवेलेंट। इसका इक्विवेलेंट वेट हमने बार बार पढ़ा, m/2 होता है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 इक्विवेलेंट, यानी कि रेशियो 1:1 हो गया, तो आपका रिक्वायरमेंट L आ गया।
और ये कैलकुलेशन मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, तो यहाँ पर भी L+S आएगा, ठीक है। अब यदि एसिड H2SO4 की जगह, इफ़ योर एसिड विच इज़ प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ H2SO4 से इट इज़ H2SO4, अभी हमने HCl से किया, यदि आपके पानी में H2SO4 प्रेजेंट है तो आप कैसे करेंगे, तो उस केस में हम कैसे करेंगे, सपोज योर वाटर कंटेन्स H2SO4, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, H2SO4 will react with calcium hydroxide. This will form calcium sulfate and this will form water. फिर जो कैल्शियम सल्फेट है ये आपका सोडा से रिएक्ट करेगा Na2CO3 से, और ये रिएक्शन हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, मुझे बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसका इक्विवेलेंट वेट M/2 होता है, यानी कि एक मॉलिक्यूल दो इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका इक्विवेलेंट वेट भी M/2 है, यानी कि रेशियो 1:1 हो गया, तो यहाँ पर L+S आ गया। यदि क्वेश्चन में खाली H पॉजिटिव दिया हुआ है तो H पॉजिटिव भी आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर जब बैलेंस करेंगे तो 2 आएगा। सो व्हाट यू विल गेट, Ca2 प्लस ट्वाइस H2O। अब ये जो Ca2 है ये Na2CO3 से रिएक्ट करेगा एंड इट विल गिव यू CaCO3 प्लस ट्वाइस Na पॉजिटिव। इसका इक्विवेलेंट वेट M/1 है, यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 2 इक्विवेलेंट हो गया। इसका इक्विवेलेंट वेट M/2 है, तो रेशियो कितना हो गया, 1:1, सो दिस बिकम्स L+S। तो ये जो चीज़ें हैं जो पानी में नेचुरली प्रेजेंट रहती हैं, ये भी लाइम और सोडा कंज्यूम करती हैं। हालांकि ये हार्डनेस कॉज नहीं करती हैं, लेकिन जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको इनको भी कंसिडर करना पड़ेगा कि ये कितना लाइम और सोडा यूज़ कर रहे हैं, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी आप एक्चुअली कैलकुलेट कर पाएंगे। अब हमें क्या करना है कि मैंने आपको बताया था कि हम कोएगुलेंट्स डालते हैं। अब ये कोएगुलेंट्स भी लाइम सोडा कंज्यूम करते हैं। आपने फेरस सल्फेट डाला, उसने भी लाइम सोडा कंज्यूम किया, तो वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो सपोज़ आपने कोएगुलेंट डाला फेरस सल्फेट। अब ये जो फेरस सल्फेट है ये भी लाइम से रिएक्ट करता है, इट विल रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये फेरस हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनाएगा और कैल्शियम सल्फेट बनाएगा। अब ये कैल्शियम सल्फेट आपका वापस से, हमने बार बार ये इक्वेशन पढ़ी है, Na2CO3 से रिएक्ट करेगा, यू विल गेट CaCO3 एंड Na2SO4। वंस अगेन इसका इक्विवेलेंट वेट M/2 है, इसका भी M/2 है, तो रेशियो 1:1 हो गया, तो आपका रिक्वायरमेंट L+S आ गया। इसी तरह से हम कई बार होता है दूसरा कोएगुलेंट ऐड करते हैं। अब आपने जो कोएगुलेंट ऐड किया है, सपोज़ आपने suppose the coagulant that you have added is alum। तो एलम में क्या चीज़ होती है, एलम में इट इज़ एक्चुअली एल्यूमिनियम सल्फेट जो कि रिएक्ट करता है। तो लेट अस सी एलम में कैसे रिएक्शन होता है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट है एलम में जो कि मेन रोल प्ले करता है, तो ये लाइम और सोडा कंज्यूम करेगा। लेट अस सी रिएक्शंस क्या होगा। तो व्हाट विल हैपन इज एल्यूमिनियम sulfate Al2SO4 whole thrice, this will react with calcium hydroxide, this will give you AlOH whole thrice plus calcium sulfate। now you just balance this equation, यहाँ 2 लिखा है, हम यहाँ 2 लिख देते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका, और आप सल्फेट बैलेंस कर लीजिए, यहाँ 3 है, यहाँ 3 लिख दीजिए, तो जब आप यहाँ 3 लिखेंगे तो ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी। अब आपको देखकर लगेगा कि ये तो 1:3 रेशियो में रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे 3L आना चाहिए। अब हमें देखना है कि यहाँ पे क्या आएगा, लेट अस सी। अब इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है। सी एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, यहाँ 2 एल्यूमिनियम है, तो इसका जो वैलेंस फैक्टर है वो हो गया +6। सल्फेट की वैलेंसी होती है -2, 3 है तो 6 हो गया, तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट है दैट इज़ M/6। दैट मीन्स 1 मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटिंग 6 इक्विवेलेंट्स। ओके,
ये हमने बार बार पढ़ा है, इसका m/2 होता है, तो इसका 1 मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट्स 2 इक्विवेलेंट्स, यहाँ 3 हैं तो ये भी 6 इक्विवेलेंट हो गया। तो जो रेशो है वो कितना हो गया, 1:1 हो गया। तो यहाँ 3L नहीं आएगा, L आएगा। और कैल्शियम सल्फेट के लिए हमने बार बार पढ़ा है S आता है, तो L+S हो गया। इसी तरह से एक कोएगुलेंट हम ऐड करते हैं NaAlO2। ये लाइम और सोडा कंज्यूम नहीं करता है, लेकिन आप देखिए कैसे रिएक्शन होता है। NaAlO2 पानी से रिएक्ट करता है। दिस विल फॉर्म NaOH प्लस AlOH होल थ्राइस। आपने पढ़ा होगा कि जो रिएक्शन है वो हमेशा वीक एसिड वीक बेस की डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये जो 1 इक्विवेलेंट ऑफ NaOH बनता है, दिस इज कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट टू द फॉर्मेशन ऑफ 1 इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका मतलब इस रिएक्शन में एक इक्विवेलेंट लाइम का बनता है, तो यहाँ पर हम -L लिखते हैं। सो विद दिस वी हैव सीन कि कौन कौन सी चीज़ें लाइम कंज्यूम करती हैं, कौन कौन सी चीज़ें सोडा कंज्यूम करती हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि टोटल लाइम हमें कितना चाहिए। सो टोटल लाइम रिक्वायर्ड आपको कैलकुलेट करना है। तो ये जो टेबल हमने पढ़ी थी उसमें जहाँ जहाँ पर भी लाइम है वो आपको ऐड करना है। और रिमेंबर वन थिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सब होंगी इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ CaCO3। वाटर चैप्टर में जब भी कोई कैलकुलेशन होगी वो हमेशा इक्विवेलेंट्स ऑफ CaCO3 में होगी। तो आप जस्ट पीछे थोड़ा सा जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमें लाइम चाहिए। टेम्प्ररी कैल्शियम हार्डनेस के लिए हमें लाइम चाहिए, ठीक है। 2 × टेम्प्ररी मैग्नीशियम हार्डनेस। टेम्प्ररी मैग्नीशियम हार्डनेस के लिए हमें 2 बार लाइम चाहिए था, तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या रादर आई थिंक आई शुड राइट इट प्रॉपरली। what I am going to do is you require for temporary calcium hardness you require lime plus 2 × temporary magnesium hardness के लिए आपको लाइम की ज़रूरत पड़ी है। परमानेंट कैल्शियम के लिए लाइम नहीं चाहिए, आपको परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस के लिए लाइम चाहिए, तो वो हम ऐड कर देंगे। उसके बाद हमें आप उस टेबल को रिकॉल करिए वापस से, तो हमें बाइकार्बोनेट के लिए लाइम चाहिए। उसके बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लाइम चाहिए, हमें H2S के लिए लाइम चाहिए, हमें फ्री एसिड्स के लिए लाइम चाहिए, हमें फेरस सल्फेट के लिए लाइम चाहिए, हमें एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए लाइम चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें लाइम चाहिए, तो ये सारा लाइम ऐड कर दिया। और ये सब है इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ CaCO3। तो एक्चुअली लाइम कितना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यदि कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट 100 होता है, यदि हमें 100 इक्विवेलेंट्स या 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, तो एक्चुअली हम लाइम कितना ऐड कर रहे हैं, 74 ग्राम्स लाइम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि लाइम का मॉलिक्यूलर वेट होता है 74, ठीक है। सो व्हेन यू आर एडिंग 100 इक्विवेलेंट्स, व्हेन यू रिक्वायर 100 इक्विवेलेंट्स ऑफ CaCO3, then actually the lime added is 74 इक्विवेलेंट्स और 74 ग्राम्स। जब इतना सब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इतना सब हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट्स, मैं इसको X से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो एक्चुअली हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना ऐड करेंगे, इट इज़ 74/100 × X। यानी कि जब आप CaCO3 इक्विवेलेंट्स में ऐड कर रहे हैं, तो ये जो पूरा है इसको आप 74/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपका एक्चुअली आएगा कि आपको कितना लाइम चाहिए इन टर्म्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट। इसी तरह से जब आप टोटल सोडा निकाल रहे हैं, तो जहाँ पर वो आपका जो हमने टेबल पढ़ा है उसमें जहाँ जहाँ पर भी सोडा है वहाँ आप ऐड कर देंगे। टेम्प्ररी हार्डनेस में सोडा कहीं भी नहीं चाहिए, तो परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस में सोडा चाहिए, परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस में आपको सोडा चाहिए,
प्लस सोडा बाइकार्बोनेट में सोडा बनता है, तो हम यहाँ माइनस कर देंगे, माइनस बाइकार्बोनेट के टाइम पे सोडा बनता है तो आपको वो ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। प्लस आपको फ्री एसिड्स में सोडा चाहिए, प्लस फेरस सल्फेट में आपको सोडा चाहिए, प्लस एक मिनट आपको एल्यूमिनियम सल्फेट में सोडा चाहिए। एक मिनट, ऊपर थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पे NaAlO2 में सोडा बनता है, तो हम क्या करेंगे कि NaAlO2 आपको यहाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस। अभी ये कंप्लीट हो गया, तो ये इसके टर्म्स में हो गया। सो दिस इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ CaCO3। सारी कैलकुलेशन जितनी भी होगी वो CaCO3 इक्विवेलेंट के टर्म में होगी। तो एक्चुअली आप कितना डाल रहे हैं, दैट विल बी 106/100। इसको पूरे को 106/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि Na2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट 106 है। ठीक है, इसको मैं वापस समझा देती हूँ कि व्हेन 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट is being added or is required, then actually you have to add 106 grams of Na2CO3। तो जब ये पूरा जो लिखा हुआ है x ग्राम रिक्वायर्ड है, तो वो 106/100 इंटू x हो जाएगा। तो ये जो x है वो ये सारी चीज़ है, तो इसको हमने 106/100 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। अच्छा, अब इसमें आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। हमने ये जितना भी कैलकुलेशन किया है, जनरली जो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिए हुए होते हैं वो ppm में दिए हुए होते हैं या मिलीग्राम पर लीटर में दिए हुए होते हैं। तो जब आप इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर या आपका जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट है, जो लाइम और सोडा की है, वो किस में आएगी, वो मिलीग्राम में आएगी। ठीक है, आपका जनरली आंसर बहुत बड़ा होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको सूटेबल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। वी जनरली कन्वर्ट दिस इनटू किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1/10⁶ kg। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा। तो जो भी आपका आंसर आता है आप उसको 10⁶ से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका किलोग्राम में आ गया। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिए गए हैं वो मिलीग्राम पर लीटर में, तो ये जो कैलकुलेशन है ये 1 लीटर के लिए हुई है। अब यदि आपके न्यूमेरिकल में है कि कैलकुलेट द लाइम एंड सोडा रिक्वायर्ड टू सॉफ्टन 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर, या जो भी है वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, तो आपको उस वॉल्यूम में यदि कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो जब हम वॉल्यूम ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हमारा आ जाता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। से 50,000 है तो 50,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये जो आपने पूरी कैलकुलेशन की है दिस इज़ फॉर 1 लीटर ऑफ वाटर, बट द क्वेश्चन सेज कि 2000 लीटर वाटर को क्लियर करने, सॉफ्टन करने के लिए कितना लाइम चाहिए, कितना सोडा, तो हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें 1-2 चीज़ें और हैं जो मैं न्यूमेरिकल्स के रेफरेंस में ही आपसे बात कर रही हूँ। कई बार क्या होता है, अभी हमने ये जो पढ़ा है तो वी हैव अज्यूम्ड कि जो लाइम है वो 100% प्योर है, जो सोडा है वो 100% प्योर है। लेकिन कई बार होता है कि जो आपका लाइम और सोडा होता है वो 100% प्योर नहीं होता है। तो उस केस में ये जो फार्मूला हमने डिराइव किया है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। मैं ये सब चीज़ें यहाँ नहीं करा रही हूँ, क्योंकि यदि मैं यहाँ कराऊँगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जब न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे तो आई विल टेक स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल्स, जहाँ परसेंटेज प्योरिटी भी दी हुई है और ये सब चीज़ें, तो उस समय मैं ये डील करूँगी। तो कई न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको लाइम दिया है 90% प्योर, सोडा दिया है 98% प्योर,
अब आप निकालिए कि कितना लाइम और कितना सोडा चाहिए। तो उस केस में ये वाला जो फॉर्मूला है ये हल्का सा मॉडिफाई हो जाता है। क्या मॉडिफिकेशन होगा, ये जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब हम करेंगे। और भी छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस होते हैं इस फॉर्मूले में, तो वो व्हेन वी डू द न्यूमेरिकल्स तो वो उस समय आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी मैं करूँगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसमें कई वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम करेंगे। यहाँ अब मैं आपको दो एक चीज़ें इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, और इसमें एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको ये फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। ये फार्मूला न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल वेरी करेगा, और ये फार्मूला हर न्यूमेरिकल आप ये रटेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको जो चीज़ याद रखनी है वो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको ऐसे याद रखना है, इक्वेशंस याद होनी चाहिए। अच्छी बात है कि टेम्पररी कैल्शियम हार्डनेस के लिए L चाहिए, टेम्पररी मैग्नीशियम हार्डनेस के लिए 2L चाहिए, परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस के लिए S चाहिए, परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस के लिए L+S चाहिए, बाइकार्बोनेट्स के लिए L-S चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए L चाहिए, H2S के लिए L चाहिए, एसिड्स के लिए L+S चाहिए, फेरस सल्फेट के लिए L+S चाहिए, एलम के लिए या एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए L+S चाहिए, NaAlO2 के लिए हमें -L चाहिए। यदि ये चीज़ आपको ध्यान में रहती है तो आप हर तरह का न्यूमेरिकल कर पाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चीज़ आप रट लीजिए, बाकी ये फॉर्मूला रटने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब न्यूमेरिकल्स करते वक्त कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो टिप्स मैं अभी भी शेयर कर रही हूँ, और जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगी तो भी मैं आपको बहुत अच्छे से एम्फसाइज़ करूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो कई बार क्वेश्चन में NaCl, KCl, SiO2 ये सब चीज़ें दी हुई होती हैं, लेकिन ये चीज़ें ना तो हार्डनेस कॉज करती हैं ना लाइम सोडा कंज्यूम करती हैं, तो आपको इन्हें कंसिडर नहीं करना है वाइल कैलकुलेटिंग। दे शुड नॉट बी कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग लाइम एंड सोडा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ ये है, न्यूमेरिकल में कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ होता है, कई बार मैग्नीशियम कार्बोनेट दिया होता है, तो इनको आप टेम्पररी हार्डनेस कंसिडर करेंगे। एक चीज़ और याद रखनी है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट, हालांकि कार्बोनेट दिया हुआ है, लेकिन आप जब सॉल्व करेंगे तो इसके लिए आप 2L ही यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन में जब आयंस दिए हुए हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस, तो उस केस में इनको परमानेंट हार्डनेस ट्रीट करना। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई आयंस तो बाइकार्बोनेट से भी लिबरेट होते हैं, कार्बोनेट से भी लिबरेट होते हैं, तो अब हम क्या करें। तो ये बाय कन्वेंशन है, आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आयंस दिए हुए हैं तो यू हैव टू ट्रीट इट एज परमानेंट हार्डनेस। तो ये कुछ चीज़ें आप याद रख लीजिए। अब नेक्स्ट लेक्चर 5 को भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो उसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, और जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये जितना भी हमने पढ़ा है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज़ द बुक दैट आई हैव यूज्ड फॉर रेफरेंस, और इस बुक का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूँगी। सो यू कैन गो थ्रू दिस बुक। This is the back cover of the book. These are the links of the book which will be available in the description box. So with this we come to the end of this lecture. This is actually the continuation of lecture 4. तो lecture 4 part 2 हम इसे consider कर सकते हैं, जिसमें हमने डिटेल्स पढ़ी हैं कि लाइम सोडा प्रोसेस में कितना लाइम कंज्यूम होता है, कितना सोडा कंज्यूम होता है, इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेट करने के बाद ही लाइम और सोडा ऐड किया जाता है। So thank you students, thank you all. If you have any questions, you can post it in the comment section. So I will try to answer all your questions and I will try to entertain as many questions as possible. So my purpose is to make you understand things in a very easy and comprehensive way. Thank you.